हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो भाइयों, आपका स्वागत है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्लास में। आज हमारा डेट है 3 और रात के बज रहे हैं 9 और हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को। तो भाई याद होगा पिछली क्लास में मैंने तुम्हारे साथ रेशियो एनालिसिस कवर करा था। उसके पीडीएफ भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के जो पीडीएफ थे वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया यार। वहां से जाके तुम बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जो कि है कैश फ्लो स्टेटमेंट। होता क्या है सर? सबसे पहले बेसिकली ये जानेंगे, इसके उद्देश्य के बारे में जानेंगे और इसके परफॉर्मा को समझने वाले हैं। हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कैश फ्लो सर होता क्या है। सबसे पहले क्या जानना होगा, कैश फ्लो अलग टर्म है और कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग टर्म है, ये हमें समझना होगा। तो कैश फ्लो होता क्या है सर? कैश फ्लो इज द इनफ्लो। अब इनफ्लो वर्ड को यहाँ पे हम रिसीट वर्ड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वहीं जो आउटफ्लो वर्ड है इसे हम पेमेंट टर्म की तरह भी यूज कर सकते हैं आउटफ्लो की जगह। ठीक है। सो कैश फ्लो क्या है? इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मतलब कैश का आना और कैश का जाना कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। हाँ जी, बिल्कुल, इसी को हम कैश फ्लो बोलते हैं। वेयर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड कैश हो गए, बैंक बैलेंसेस होते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं। इन तीन चीजों से मिलकर हमारा क्या बनता है सर? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अनलेस द स्पेसिफाइड अदर करंट इन्वेस्टमेंट्स आर कंसिडर्ड एज मार्केटेबल सिक्योरिटीज। यहाँ पे बात की गई है कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं। अगर बात करूं कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट है, क्या है ये? एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि इनफ्लो और आउटफ्लो, किसके इनफ्लो और आउटफ्लो? कैश और कैश इक्विवेलेंट के आउटफ्लो को शो करता है। कौन सर? कैश फ्लो स्टेटमेंट। फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, एक साल में आपके फॉर्म, आपकी इंडस्ट्री के कितने कैश इनफ्लो हो रहे हैं और कितने कैश आउटफ्लो हो रहे हैं, उन सबको एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट में डाला जाता है। उसे नाम दिया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बेसिक ये चीजें हैं, दो मीनिंग। और एक बात याद रख लो, यहां पे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ये रहा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। ये किसका है सर? कैश फ्लो स्टेटमेंट का है। आई होप तुम्हें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारे याद होंगे। आई थिंक मैंने तुम्हें एएस वाले सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के पीडीएफ नहीं प्रोवाइड किए। एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, उसमें डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट को तीन कैटेगरीज या तीन हेड्स में क्लासिफाई किए गए। पहला है कैश फ्लो ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और तीसरा है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसका ये मतलब है कि आपकी फर्म, आपकी इंडस्ट्री ऑपरेटिंग इन एक्टिविटीज करके कितना कैश इनफ्लो करवा रही है और कितना कैश आउटफ्लो करवा रही है, ये बेसिकली हमें समझना होता है। वैसे ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करने से कितने कैश इनफ्लो हो रहे हैं, कितने कैश आउटफ्लो हो रहे हैं। आखिर में फाइनेंसिंग एक्टिविटी की वजह से कितने कैश इनफ्लो हो रहे हैं और कितने आउटपुट नहीं, आउटफ्लो हो रहे हैं। उन सब के बारे में इन अलग अलग हेड्स में हम पढ़ते हैं, ठीक है। कौन कौन से हेड? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। देखो, अब बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। सर स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। जानना होगा कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या क्या, कौन कौन सी आइटम्स आती हैं। उससे पहले तो ये समझना होगा कि व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती क्या है सर? तो सिंपल लैंग्वेज, आसान भाषा में बोलूं, आपकी फर्म में, आपके इंटरप्राइज में जो भी डेली काम में हो रही हैं या फिर वैसे एक्टिविटीज जिससे आप रिवेन्यू जनरेट कर रहे हो, मतलब जो आपका मेन काम हो, ठीक है, कोर एक्टिविटी हो, जिससे आप क्या जनरेट कर रहे हो? रिवेन्यू जनरेट कर रहे हो। वैसी एक्टिविटीज को आप नाम दे सकते हो, वो हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गए। सो उन सारी एक्टिविटीज से कितने कैश इनफ्लो हो रहे हैं और कितने कैश आउटफ्लो हो रहे हैं, उसके बारे में हमें जानना होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर। तो सबसे पहले अगर बात करूं इनफ्लो की, तो इनफ्लो का मतलब तुम्हें पता है, कैश का आना, रिसीट। तो आपने सेल्स करे, ठीक है, आपने सेल्स करे, उससे आपकी फॉर्म में, आपके एंटरप्राइज में क्या आएंगे? आपके डेटर्स हैं, डेटर्स के थ्रू क्या आएंगे? आपको कमीशन मिली या फिर आपको रॉयल्टी मिला, ठीक है। ये यहां तक ये तीन हो गए। अब यहां से स्टार्ट होता है कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो कैसे होगा सर? मतलब सर आपकी एंटरप्राइज से पैसे कैसे बाहर जाने वाले हैं। तो यार मान के चलो, अगर तुम कोई मशीनरी परचेज करते हो, ठीक है, मान लो इसकी कॉस्टिंग है 5 लाख रुपीज, तो ये 5 लाख आपने खर्चे हैं इस पे, ठीक है, खर्च करें। तो इस सिचुएशन में आपके कैश का आउटफ्लो हो रहा है, आपकी इंटरप्राइज से पैसे जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? कैश परचेज इसके अंदर आ गया। क्रेडिटर्स को सर जी हमें पेमेंट करने थे, उधारी ले रखे थे हमने, तो हमने पेमेंट करा। आपने अपने वर्कर्स को वेजेस पे करे,
तो ये किसके अंदर आता है? कैश आउटफ्लो के अंदर, अंडर दी हेड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सर ये ऑपरेशनल एक्टिविटीज है कहीं ना कहीं, आप अपने लेबर को वेजेस पे कर रहे हो। क्यों सर? वो लेबर काम कर रहे हैं ऑपरेशनल एक्टिविटीज में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, ठीक है। अगर बात करूं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की, तो इन्वेस्टिंग के अंदर कैसे आएंगे, कौन कौन से सर एक्टिविटीज आएंगे? आसान भाषा में कहूं तो अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट्स में, कोई फिक्स्ड एसेट्स में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, तो उसे आप नाम दोगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एक्टिविटी रिलेटिंग टू द सेल एंड परचेज, दो टर्म्स है, सेल एज वेल एज परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। जितने भी लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स में आगे वैसे जिनके बेनिफिट्स आप वेरियस ईयर्स के लिए डिराइव कर रहे होगे, लंबे अरसे के लिए डिराइव कर रहे होगे, तो अगर आप उन्हें बेचते हो या अगर आप खरीदते हो, ठीक है, तो उससे जो भी इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहे होंगे, आप उससे किस हेड में लोगे? इन्वेस्टिंग हेड में लोगे, ठीक है। जैसे कि अगर इनफ्लो की बात करूं तो मान लो आपने कोई फिक्स्ड एसेट्स बेच डाला, तो उससे जो भी आपके प्रोसीड्स बनेंगे, जो भी पैसे बनेंगे, वो आपकी फर्म के लिए इन्वेस्टिंग होंगे, क्योंकि यार हमने लॉन्ग टर्म एसेट्स को हमने बेचा है, तो उससे जो भी पैसे आएंगे हमारे, उसे हम डालेंगे अंडर दी हेड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। वैसे भी इन्वेस्टमेंट भी हो गए। मान लो आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ, डिविडेंड आपको मिले, ठीक है, वो किसके अंदर आएंगे? हमारे कैश इनफ्लो के अंदर आएंगे। बात करूं कैश आउटफ्लो की, तो इसके अंदर मान के चलो अगर तुमने, ठीक है, कोई बड़ी बड़ी मशीनरी परचेस की, ठीक है, ऊपर मैंने एग्जांपल दिया था तुम्हें, किधर गया, कि यहां पे सर हम मशीनरी परचेस कर रहे हैं, ठीक है, तो मशीनरी होते हैं भाई साहब लॉन्ग टर्म के लिए, ये हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं, आप इन्हें कंसीडर नहीं करोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। मैंने जस्ट तुम्हें समझाने के पर्पज से यहां ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डाला इसे। मान लो तुम अपने ऑफिस के खर्चे कुछ कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मान लो कुछ भी कैरेज वगैरह आपने पे करा, ठीक है, कैरेज वगैरह आपने पे करा, कुछ भी सामान आपने मंगाई, तो वो सामान इसके अंदर आएंगी, वो चार्जेस इसके अंदर आएंगे, वो इनफ्लो और आउटफ्लो आप यहाँ कंसिडर कर रहे हो। मशीनरी सर फिक्स एसेट्स है, 5 लाख जैसे ही आ गया, समझ लो बड़ी बड़ी मशीनरीज हैं, ये हमें बेनिफिट देंगी लंबे अरसे के लिए, तो हम इसे डालेंगे सर अंडर द हेड ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नॉट इन द हेड ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए दिया था, लेकिन रियलिटी में ये जो मशीनरी है, ये हमारा फिक्स्ड एसेट्स है, ये आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में हम बात कर रहे थे। मान लीजिए आपने एक मशीनरी परचेज करा है, जिससे आपको लंबे अरसे के लिए बेनिफिट मिलने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके फिक्स्ड एसेट्स, मशीनरी हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं, ठीक है, कोई भी मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग हो गए, प्लांट एंड मशीनरी हो गए, इन्वेस्टमेंट्स आपने करे लंबे अरसे के लिए, तो वो सारी चीजें आती हैं आपके कैश आउटफ्लो के अंदर, अंडर द हेड ऑफ इन्वेस्टिंग। क्लियर? वहीं बात करूं अगर मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की, तो फाइनेंस का तुम्हें मतलब समझ आ रहा हो कि फंड से रिलेटेड होगा सर, कुछ हद तक समझ रहे होगे। तो वैसी एक्टिविटीज जो कि रिलेटेड हो कैपिटल और लॉन्ग टर्म फंड से, किस दो टर्म से सर? कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म फंड्स ऑफ एंटरप्राइज। जैसे कि प्रोसीड्स का मतलब समझते हो, आना होता है, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, आपने मार्केट में पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए शेयर्स आपने इशू करे, तो उससे जो भी एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, जो भी हमारा मनी आएगा, उसे हम नाम देंगे किसमें? फाइनेंसिंग में डालेंगे। इनफ्लो हो रहा है सर हमारा यहाँ पे। डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स आपने करे थे, ठीक है, जैसे कि बॉन्ड्स हो गए, लोन्स हो गए, उस टाइम तो यार पैसे आ रहे हैं, इंटरेस्ट हम लोग पे कर रहे हैं, वो अलग बात है। मान लो आप यहाँ पे रीपेमेंट आप कर रहे हो लोन का, ठीक है, लोन आपके जो है 5 लाख का आपने मान लो लोन लिया होगा, आप उस लोन को पे कर रहे हो, तो ये किसके अंदर आएंगे सर? कैश आउटफ्लो के अंदर आएंगे। क्लियर है? मान लो आपने अपने प्रेफरेंस शेयर्स का और डिवेंचर का रिडम्पशन करा, रीपेमेंट करा, तो वो किस में आएंगे सर? आउटफ्लो के अंदर, अंडर द हेड ऑफ फाइनेंसिंग। इक्विटी शेयर्स के बायबैक करें, बायबैक पता है ना, बायबैक क्या होता है? मतलब जब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के, जो भी उनके पास शेयर्स पड़ी हुई होती हैं, जब कंपनी उनके शेयर्स को वापस खरीद लेती है, ठीक है, शेयर का जो भी वैल्यू होगा, कंपनी क्या करती है, उस वो वैल्यू पे कर देती है शेयर होल्डर को, और उसके बदले वापस शेयर ले लेती है, तो उसे हम नाम देते हैं बायबैक ऑफ शेयर, ठीक है। तो मान लो कंपनी ने इक्विटी शेयर बायबैक करे, पैसा तो जाएगा यार फर्म से, तो वो हमारे आउटफ्लो के अंदर आएंगे। डिविडेंड आपने पे करे, इंटरेस्ट आपने पे करे, तो वो सारी चीजें किसमें आती हैं? आउटफ्लो। और
इसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। अब सर उद्देश्य क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के? तो सबसे पहला टू डिटरमाइन द सोर्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आपको सबसे पहले सोर्स डिटरमाइन करने में आसानी हो जाएगी कि कैश इनफ्लो कहां से हो रहा है और कैश आउटफ्लो कहां तक हो रहा है, कहां जा रहा है। ठीक है। दूसरा टू डिटरमाइन द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब यूजेस, कहां आप उसे लगा रहे हो, आपके पास जो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स आपकी कंपनी में, आपकी फॉर्म में पड़ी हुई है। टू डिटरमाइन द नेट चेंज इन द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आपके जो भी कैश और कैश इक्विवेलेंट्स है उसमें कितने चेंजेस आ रहे हैं उसे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस दे रखा है तो भाइयों एक बार आप लोग कंसिडर करना इसे खुद से, ये इंपॉर्टेंस क्या क्या होते हैं। यहाँ पे टोटल 4 दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, एक फिफ्थ भी है। ठीक है, बहुत सारे हैं। अब यार कुछ टर्म्स होते हैं जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में यूज होते हैं, जानने जरूरी है। जैसे कि सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, पहले टर्म ये हो गए कैश और दूसरा कैश इक्विवेलेंट। तो कैश के अंदर तुम्हें पता है कैश इन हैंड आएंगे, डिमांड डिपॉजिट्स जो कि बैंक के पास हैं वो आ जाएंगी। बात करूं कैश इक्विवेलेंट की तो इसके अंदर वो हाईली लिक्विड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आएंगे जिन्हें आप बहुत ही आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो इनटू द कैश। जैसे कि ट्रेजरी बिल्स हो गए, कमर्शियल पेपर्स हो गए, करंट इन्वेस्टमेंट हो गए एंड प्रेफरेंस शेयर्स। अगर आप इसे रिडीम कर रहे हो विद इन द 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, ठीक है, तो आप इसे किस में डालोगे? कैश एंड कैश। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मेट दे रखा है डिस्क्लोजर की तरह, इसे आगे हम समझते हैं। एक चीज देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सर हमारा 3 है, उसी के अकॉर्डिंग कैश फ्लो को क्लासिफाई किया गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में और बाकी के इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। अब यहाँ पे लिस्ट दे रखे हैं, कुछ लिस्ट दे रखे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के। ठीक है, लिस्ट दे रखे हैं कौन कौन से सर। जैसे कि अगर कोई फाइनेंशियल कंपनी है उसके अंदर जैसे परचेज ऑफ सिक्योरिटीज हो रहे हैं, सेल ऑफ सिक्योरिटीज हो रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन ग्रांटेड हो रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन हो रहे हैं, डिविडेंड सिक्योरिटीज है, सैलरीज, बोनस, अदर एम्प्लॉय। तो तुम लोगों को करना क्या, एक बार ऊपर से इसे देखते हुए चलना है, रट्टा नहीं मारना है। सबको एक बार देख लोगे तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें तुम्हारी रिकॉल हो जाएंगी। ठीक है, तो फाइनेंशियल कंपनीज के लिए ये सारी चीजें हो गई। नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के लिए क्या क्या सर हो गए? जैसे कि देख लो, कोई भी गुड्स आपने परचेज करा, कोई भी सर्विसेज आपने अवेल करे, ठीक है, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। बताने जैसा इसमें कुछ भी नहीं है यार, एक बार तुम इसे कंसीडर करना खुद से। वैसे ही सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ गए। इन्वेस्टिंग के बारे में मैंने आपको बताया, जब आप किसी लॉन्ग टर्म एसेट्स में फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स में खर्च कर रहे हो, ठीक है, या उसे आप बेच रहे हो, परचेज एंड सेल कर रहे हो, तो उससे जो भी हो रहा होगा आप उसके इसमें डालोगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर डालोगे। तो एक बार इसे तुम देखना, क्लियर हो जाएगा सारा। और वैसे ही अगर बात करूं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की, तो वो उन सारे आइटम्स का नाम यहाँ पे मैंने लिख रखा, ये रहे कुछ और ये रहे। ठीक, देख लोगे एक बार। अब यहां पे बताया गया है ट्रांजैक्शंस नॉट रिकॉर्डेड एज कैश फ्लो। कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसे आप एज अ कैश फ्लो कंसीडर नहीं कर सकते हो। जैसे कि सर किधर गया, हाँ, दीज इंक्लूडेड कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। आपने अपने बैंक में कैश डिपॉजिट करे, ठीक है, तो आप उसे कैश फ्लो कंसिडर नहीं करोगे। यार तुम्हारे पैसे हैं, तुम्हारे ही बैंक में जा रहे हैं, तो ना ही वो इनफ्लो है और ना ही वो आउटफ्लो है। ठीक है, इन टोटल कैश फ्लो नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल, आपने बैंक से कैश विड्रॉ करा, ठीक है सर, हमारे पैसे थे, हमने विड्रॉ करा, तो आप कैसे उसे कंसिडर कर सकते हो? कैश आउटफ्लो या फिर कैश इनफ्लो। आपने परचेज करा और सेल करा मार्केटेबल सिक्योरिटीज का, ठीक। Non-cash transactions. These are the transaction in which inflow or outflow of cash and cash equivalent does not take place. Therefore, the non-cash transactions are not considered while preparing the cash flow statement. These transactions include depreciation, amortization, issue of bonus share. ये 3 चीजें हैं जिन्हें आप कंसिडर नहीं करते हो while preparing cash flow statement. कौन कौन सी चीजें सर, एक बार बता दो दोबारा से। They are depreciation, amortization और issue of bonus share. अच्छा एक चीज जान लो, बता दे रहा हूं यहाँ पे,
बोनस शेयर के बारे में अगर कुछ पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो बता देता हूँ। बोनस शेयर क्या होता है सर? जो कंपनी में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मतलब जिन्होंने पहले से शेयर ले रखे हैं, जिनकी कंपनी में शेयर्स हैं ऑलरेडी उस कंपनी में, तो कंपनी क्या करती है, कभी कभी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा शेयर इशू करती है विदाउट एनी चार्जेस, बिना कोई कॉस्ट के। ठीक है, तो उसे हम नाम देते हैं बोनस शेयर। अब यार देखो, ये रहा फॉर्मेट तुम्हारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये रहा फॉर्मेट। 3 हेड्स होंगे, क्लियर बता रहा हूं कौन कौन सा। सबसे पहला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तीसरा है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये 3 हेड्स होते हैं, मेजर हेड्स होते हैं। उन सब के बारे में यहाँ पे डिटेल में दी गई है, देख लेना। यहाँ पे लास्ट में नेट हम निकालते हैं 1 + 2 + 3, मतलब इन तीनों को अगर हम ऐड करें 1 + 2 + 3 तो हमारा निकल जाएगा नेट। ठीक है, नेट हमारा यहाँ पे निकल जाता है। और आखिर में हम यहाँ पे कुछ आइटम्स होते हैं जैसे कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ ईयर, उन्हें हम यहाँ कंसिडर कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर्मेट में समझाने वाला नहीं हूँ क्योंकि यार इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तुमसे एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं कि मान लो कोई भी आइटम रहेगा, फॉर एग्जाम्पल आप परचेज कर रहे हो फिक्स्ड असेट्स का, तो वो किस हेड के अंदर आने वाला है? सर ये तो आपने बताया था कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आएगा। ठीक है यार, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या ये कैश इनफ्लो होगा या फिर कैश आउटफ्लो होगा? सर आप परचेज कर रहे हो, इंटरप्राइज से पैसे बाहर जा रही हैं, तो सर ये आउटफ्लो होगा, बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं तुम्हारे एग्जाम। बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की, जैसे कि ऑल द इनकम एंड एक्सपेंसेस दैट अराइज फ्रॉम इवेंट or transactions that are clearly distinct from the ordinary course of a business of the enterprise are termed as extraordinary items. देखिए, कुछ इनकम और कुछ एक्सपेंसेस जो कि अराइज होते हैं फ्रॉम वेरियस इवेंट्स, फ्रॉम वेरियस ट्रांजैक्शंस, जो कि आपके बिजनेस के, आपके इंटरप्राइज से जो ऑर्डिनरी कोर्स है, मतलब डे टू डे कोर एक्टिविटीज हैं, उससे रिलेटेड नहीं होती हैं, उससे अलग होते हैं। तो यार तुम उन्हें क्या नाम दोगे कि सर वो हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं। ये सारे आइटम्स जो होते हैं वो फ्रीक्वेंटली अकर नहीं हो रहे होते हैं। इट मींस सर ये रेगुलर बेसिस पे नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि सर एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। बायबैक ऑफ शेयर, मैंने तुम्हें बताया था बायबैक ऑफ शेयर, कंपनी क्या करती है, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के शेयर को वापस ले लेती है, उसके बदले उन्हें कंसिडरेशन पे करती है। तो क्या यार ये हमारे रेगुलर बेसिस पे होंगे? क्या कंपनी डेली बायबैक करेगी अपने शेयर्स का? नहीं करेगी। वो कुछ टाइम पे, कुछ सालों पे बायबैक करती है, बहुत एक्स्ट्रा टाइम पे, कुछ स्पेशल सिचुएशन में। मान लो आपके डैमेजेस हुए कुछ, ठीक है, कुछ डैमेजेस हो गए, आपने उसके बदले क्लेम करा, उससे जो भी प्रोसीड्स हुए, जो भी कंसिडरेशंस आपको मिली, क्या वो रेगुलर बेसिस पे होंगे? नहीं होने वाले रेगुलर बेसिस पे। तो आप उन्हें कंसिडर करोगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, बिकॉज ये रेगुलर बेसिस पे अकर नहीं होते हैं। क्लियर? अब देखो, सारे आइटम्स का यहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे नहीं कैलकुलेट करना है। पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं कैश फ्लो जैसे चैप्टर को यहीं एंड कर रहा हूँ। एक बार मैं चेकआउट कर ले रहा हूँ, अगर मुझे कुछ लगे तो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। तो यार कुछ यहाँ पे तो है नहीं, बस उन्हीं सब का डिटेल्स दे रखा है। तो तुम चाहो तो एक बार कंसिडर कर लेना, एक बार अपना तुम्हारे पास जो भी बुक्स हैं उसे एक बार तुम देख लेना। ठीक है, लेकिन ज़्यादा कुछ इससे तुमसे नहीं पूछा जाने वाला है। सो जो भी हेड्स हैं, 3 हेड्स हैं, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग, इनके जो भी आइटम्स है एक बार रिवाइज करना, रट्टा मारना, कोशिश करना कि कुछ लर्न कर लो। ठीक है, 2-3 बार देखोगे खुद ब खुद दिमाग में सेट हो जाएगा। इससे ज़्यादा कैश फ्लो से नहीं पूछने वाला है। तो यार एंड करते हैं आज के इस वीडियो को। यार तुम्हारा एक टॉपिक है जो कि मैं तुम्हें होमवर्क देने वाला हूँ, जो कि है एन ओवरव्यू। ध्यान से नोट कर लेना, एन ओवरव्यू ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट, जस्ट ओवरव्यू, एन ओवरव्यू ऑफ अ फंड फ्लो स्टेटमेंट। ओवरव्यू टर्म मैंने यूज किया है यहाँ पे, क्यों सर? क्योंकि हमें डिटेल में नहीं पूछते हैं। कुछ लोग एमकॉम की तैयारी करवाते हैं, लेकिन बीकॉम वाले छात्रों को भी फंड फ्लो पढ़ाने बैठ जाते हैं। ठीक है, तो जस्ट ओवरव्यू लेना, कुछ एक्टिविटीज़ उसमें होती हैं, कुछ डिटेल्स हैं जो कि तुम्हें बस जानने जरूरी हैं, तो उसे यार एक बार कंसिडर कर लेना। सो एंड करते हैं यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।